ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक लूप होल है इंडस्ट्री का। बहुत सारी बार आप जागते हो सैंपल फ्लैट में बहुत सारे मिरर लगते हैं तो हमको विजुअली बड़ा लगता है। आपके घर की हाइट 10 फुट होगी लेकिन सैंपल फ्लैट की हाइट 13 फुट होगी तो आपको बड़ा लगता है। बेड यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 6x6 का किंग साइज बेड लगाना हो, बट वो एक्चुअली 5x5 का है, क्योंकि आप बेड तो मापेंगे नहीं उधर, तो आपका बेड छोटा लगा दिया तो आपको सबकॉन्शियसली रूम बड़ा लग रहा है, स्पेस दिख रही है। सो सी अल्टीमेटली ये डर्टी ट्रिक्स हैं इस इंडस्ट्री का, आप मना नहीं कर सकते। और आप जाके सैंपल फ्लैट नाप लो। अब आप टिपिकल एक सैंपल फ्लैट पे आज 50-50 लाख 1-1 करोड़ का तो इंटीरियर पे खर्चा किया जाता है, सैंपल फ्लैट पे, सिर्फ सैंपल फ्लैट के इंटीरियर पे, ताकि वो बहुत ऐसा पॉश लगे। पूरा सैंपल फ्लैट एयर कंडीशनड होगा हमेशा, ये सारी चीजें होंगे, सो दैट यू जस्ट फील गुड। कोई फिल्म एक्टर हेलीकॉप्टर से कूद के पानी के अंदर जाके कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, सो इट इज एक्साइटिंग यू। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग का काम है आपको एक्साइट करना। आप जब रैशनली देखोगे चीजों को कि यार ये ठीक है, अभी ये चीजें मुझे अनदेखी करनी है, और प्लान को एक्चुअल स्टडी करोगे पेपर पे, यू विल हैव अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है तो कुछ गलत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं खुशी खुशी। एक्चुअल पर्पस रेरा का ये था। रेरा की वेबसाइट ग्लैमरस नहीं है, रेरा के प्लान ग्लैमरस नहीं है, रेरा में मैं ब्रोशर नहीं डाल सकता, मैं सिर्फ टेक्निकल चीजें डाल सकता हूँ। जो वो सफेद और काला पढ़ोगे ना जब, तो वो कलरफुल ज्यादा सही दिखेगा आपको। तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट करके होता है कि बिल्डर कौन सी एग्रीमेंट करने वाला है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सारे बिल्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस वहां ही मिल जाएंगे। आप खुद नहीं एनालाइज कर पाते तो किसी लॉयर को 2-5 हजार रुपए दे के उसको समझवा लीजिए, उनसे रिस्क इवैल्यूएट करवा दीजिए, तो आसान हो जाएगा। आप इवैल्यूएशन करो। टिल द टाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आस्क 100 टाइम्स। बट होता क्या है, जब आदमी इम्पेशेंट हो जाता है काफी बार, क्योंकि वो बेचारा 10 प्रॉपर्टीज देख के आया है, 4 ब्रोकर्स के साथ मिलके आया है, कोई बोल रहा है ये अच्छा है, कोई बोल रहा है ये अच्छा है, अब वो कंफ्यूज ही हो गया है। उसको क्या करना है, भले एक दिन ब्रेक लीजिए, पॉज लीजिए, हर्ड मेंटालिटी में मत जाइए कि ये आज तक का ही ऑफर है, ये कल नहीं मिलेगा, सर ये फ्लैट के लिए 4 बायर हैं, ये कल नहीं मिलेंगे, ये सब के पीछे मत जाइए। 4 दिन और लीजिए, वो फ्लैट नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन उस समय जो इम्पल्स बाइंग है वो मत करिए। आप फ्लैट खरीदो ना, पहले 6-7 दिन किसी को अनाउंस मत करो कि आपने फ्लैट खरीदा है। अब क्या होता है, आप आज एक्साइटमेंट में आए, फ्लैट खरीदा, हर डेवलपर के यहाँ पे फोटो खिंचाया जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस रखोगे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखोगे। अब क्या हो गया, आपके पूरे समाज को पता चल गया कि इसने घर खरीदा है। अब आपके लिए मॉरली या इमोशनली डिफिकल्ट होता है टर्न बैक करने का, कि नहीं अभी मैंने नहीं, कैंसिल कर दिया वो मैंने फ्लैट। बहुत सारे लोग मॉरल प्रेशर में आ जाते हैं उसके। अरे भाई आप आज चेक दो, घर खरीदो, अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो, ये करो, आगे एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट के बाद अनाउंस करो दुनिया को। मतलब मेरे पास काफी बार ऐसे ही आएगा, सर अभी सासू माँ को बता दिया, अभी थोड़ी वापस आ जा सकता हूँ। ईगो का मसला है। हाँ, अब वो ईगो का मसला हो जाता है। साउथ इंडिया के डेवलपर को नॉर्थ इंडिया का सीन कैसा दिखता है? हाँ, तो हम आप देखिए मैम, दिल्ली में चमक धमक बहुत है, तो हमको तो वहां से ही दिखता है यार, इतना चमक धमक। ये जो 150 करोड़ 250 करोड़ का फ्लैट बिकता है भारत में, नॉर्थ इंडिया में, इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? साउथ में एक चीज है, उसकी एक वैल्यू है। अब उसमें सीमेंट लगा है, लोहा लगा है, लैंड लगा है, उस जमीन की एक अच्छी कीमत होगी, ये होगी। उसके बाद आता है स्नॉब वैल्यू। अब क्या हो रहा है, स्नॉब वैल्यू यानी क्या, मुझे एक सर्टेन कम्युनिटी के साथ ही रहना है, तो उसका एक प्रीमियम है। मैं उसका 1 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, 2 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, 10 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, लेकिन मैं उसका 100 करोड़ या 150 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, ये हजम नहीं होता है, और ये कोई अच्छा खासा स्कैम ही लगता है हम लोगों को, और जिस दिन फूटेगा तो फूट जाएगा, ऐसा लगता है। बाकी लोगों को भी यहाँ लगता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। दुकान पे साड़ियाँ बेचता हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको कहा कि ये साड़ी है 10,000 रुपए की, आप कहते हो नहीं भैया मुझे 8,000 में दे देना, तो मैंने ठीक है मैडम, लेकिन किसी को मत बताना। अब हर एक बंदा कह रहा है कि ये 150 करोड़ की चीज है, ठीक है मैं आपको 40 में देता हूँ, 50 में देता हूँ, सो आप किसी को मत बताना। तो सब उसी अंधकार में है शायद, ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एक सीन क्रिएट करा जा रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन लगता है मुझे। जो वहां रहते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि भाई तूने भी उतना बोला, मैंने भी उतना बोला, बट तुझे भी पता है मैंने कितने मिले, तुझे भी पता है मैंने कितने मिले। संदीप साहब, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी में हमारे यहाँ लोग सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, एक मकान और दूसरा शादी। करेक्ट है।
मकान में शादी से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। 100% राइट। तो ऐसे समाज में जहाँ पर मकान बुनियादी ज़रूरत से लेकर एस्पिरेशन की इंतहा पर भी वही जाता है, मन्नत के सामने लोग खड़े रहते हैं, है ना? तो वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। ऐसे समाज में एक डेवलपर होना, रियल्टर होना, इसकी क्या मायने हैं? और मुझे आज आप उस तरफ से नहीं, इस तरफ से खड़े होके बताइए कि जो आपका प्रोफ़ेशन है रियल एस्टेट का, उसमें डर्टी ट्रिक्स क्या हैं, जिनसे आप बायर्स को सावधान कर सकें, या जो प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं, 5 साल बाद भी? मुझे अच्छा लगा आपने बताया। देखिए, मकान एक इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और ऑब्वियसली उसके लिए उनको बहुत सारे सोच विचार करने के बाद वो उस पर डिसीजन लेते हैं। आपने मन्नत की बात की, तो आप ये भी देखिए कि शाहरुख खान को भी आज घर रीडेवलप करना पड़ता है, तो वो भी मन्नत छोड़ के कहीं गया है। तो मकान हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कब घर खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, आप लाइफ के कौन से स्टेज पे हो जब आपका घर खरीदना है, क्या राइट टाइम है कि नहीं, कहाँ खरीदना चाहिए, आपका फाइनेंशियल बर्डन कितना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साइंटिफिक अप्रोच से घर खरीदते हैं, तो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को भी कहता हूँ कि घर वास्तु देख के मत खरीदो, घर आप अपना साइंटिफिक जस्टिस देख के करो। वरना आज घर ले लिया, फाइनेंशियल बर्डन में हो, और आपने घर लिया लेकिन आपने अपने फैमिली का प्लानिंग नहीं किया कि आप न्यूक्लियर फैमिली करके कंटिन्यू करने वाले हो, कि आपके पिताजी माताजी साथ में रहने वाले हैं। तो ये पूरा डिसीजन पूरे घर को एक साथ बिठा के हर एक से डिस्कस करके करने वाला एक साइंटिफिक अप्रोच है। लेकिन मुझे एक्चुअली तकलीफ इस बात से होती है कि काफ़ी सारे लोग घर को कमोडिटी की तरह जब लेते हैं, कि जैसे हम लेने गए कि आज चलो ठीक है ये भी ले लो, ये पसंद आया ये ले लो, तो वो घर एक्चुअली उनको जो राइट रिटर्न्स देने चाहिए, जो पर्पस सॉल्व करना चाहिए, वो नहीं करता है। ये तो हो गया कि एक ओवरव्यू है, लेकिन डर्टी ट्रिक्स क्या होती हैं आपके ट्रेड में? क्या चीज़ें हैं जिनसे सावधान रहे हमारा बायर? आप ये समझिए कि अगर आप किसी भी रियल एस्टेट ऑफिस में चले गए, ठीक है, जहाँ पे आपको मकान खरीदना है, तो अब उस जो सेल्स वाला बंदा है, वो ओनर नहीं है, ठीक है, वो तो जॉब पे बंदा है जिसको दिया जा रहा है प्रेशर के उसको माल बेचना है, राइट। अब आप उसकी इंफॉर्मेशन को कितना सही मानते हो वर्सेस डेवलपर की इंफॉर्मेशन को, तो कुछ कुछ डर्टी ट्रिक्स जो जनरली बहुत सारे सेल्स वाले करते हैं, जिसमें बाद में तकलीफ उन्हीं को आती है, कस्टमर्स को आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला चीज़, आप इंफॉर्मेशन वर्बल से ज़्यादा रिटर्न पे कितना वैलिडेट करवाते हो। तो पहला स्टेप मैं हमेशा ये कहूँगा, और रिटर्न भी यानी उसके ब्रोशर्स पढ़ रहे हो तो वो राइट नहीं है, क्योंकि ब्रोशर्स भी किसी एजेंसी ने ही बनवाए हैं। ओह, तो आप उससे अच्छा, गवर्नमेंट की आज हर रेरा एज एन इम्प्लीमेंटर हो चुका है अक्रॉस इंडिया, हर स्टेट के अपने रेरा हैं, और रेरा लाया गया एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए कि जो डेवलपर बोल रहा है, जो वो कमिट कर रहा है, उसके सारे ड्राइंग्स, सारे लेआउट्स, उसके सारे डेडलाइंस, एग्रीमेंट ड्राफ्ट के वो एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहा है, वो सारे रेरा के साइट पे अवेलेबल हैं। तो जो बंदा एफर्ट ज़्यादा नहीं लेता रेरा को पढ़ने के लिए, तो वो आगे तकलीफ में आ सकता है। तो देखिए, सेल्स वाले कौन से ट्रिक्स कर रहे हैं। सेल्स वाले, आप किसी भी, पहले एक समझ लेते हैं कि अभी आप समझ रहे हैं कि इंडिया में बहुत जगहों पे आपने सुना है कहीं 190 करोड़ का भी मकान बिक रहा है। आप 190 करोड़ कहाँ बजट है हमारे पास? नहीं, और मेरा तो ये सवाल है कि 190 करोड़ में वो क्या हीरे मोती चिपका रहे हैं, सोना चिपका रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ करेक्ट पर? है। तो आप ये देखिए कि जो हम हर्ड मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, इसका एक सबसे बड़ा ट्रिक जो हर डेवलपर यूज कर रहा है, वो उसको कहा जाता है हर्ड मेंटालिटी। वो साइट पे इतनी चकाचौंध कर देगा, बहुत सारे लोग उनके साइट पे बैठे हैं, कंटिन्यूस बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट्स चल रही है, मेरा ये फ्लैट बिक गया, ये बिक गया। तो आजकल एक वर्ड है जिसे कहा जाता है फोमो। तो एक फोमो क्रिएट होता है, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये मेरे हाथ से चला गया तो ये हो जाएगा। तो टेक्निकली ये सारे ट्रिक्स यूज हो रहे हैं आपके लिए। और एक
टिपिकल फ्लैट को आज बेचने के लिए पहले डेवलपर का एक आदमी होता था, आज बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। आप एक घर को सर्च करने के लिए गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ और है, फिर आप उसको housing.com पे जाओगे, magicbricks.com पे जाओगे, कहीं और जाओगे, तो हर जगह इतना इन्फॉर्मेशन का क्लटर हो चुका है कि होम बायर परेशान है। तो ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए है। आपको राइट अप्रोच लेना है कि कहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, कहाँ पे उस डेवलपर का फीडबैक लेना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आपने बहुत ज़बरदस्त डायमेंशन ऐड कर दिया कि डेवलपर और कस्टमर के बीच में एक सेल्स का मामला है, सेल्स एजेंसी है, सेल्स पीपल है, और वो लोग प्रोजेक्शंस को उस लेवल पर ले जाते हैं कि इंसान को लगता है कि बस यही तो हमें चाहिए था, या जो हमें चाहिए था उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है। और आपने कहा कि आप रेरा के वेबसाइट पे जा करके उस डेवलपर का, उस प्रोजेक्ट का प्लान, आउटले, फीचर्स, ये सारे वहाँ पर देखे जाके। हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो चमकदार खूबसूरत से ब्रोशर्स होते हैं उसी पर हमें दिखाया जा रहा होता है। तो ये उससे कहीं आगे जा करके रेरा में जा करके देखने की चीज़ें, क्या रेरा में जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हुआ वो कांस्टेंट रहता है, वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट चेंज नहीं होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता? ऐसा तो नहीं पता चला आज ये प्लान दिया गया, कल एक बाथरूम कम हो गया, या कल ये वाला बालकनी कम हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं होता उसमें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, डेवलपर का जो पूरा रेरा का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स हैं, उसमें ये क्लियर है कि आपने जो चीज़ सबमिट की है, एग्जाम्पल आपने ये फ्लैट सबमिट किया है तो इसका 10 बाय 10 एग्जाम्पल कमरे का साइज रखा है, या आपने ये एक्स टावर्स, एक्स नंबर ऑफ फ्लैट्स बनाने का बोला है, तो आपका जो मास्टर लेआउट अप्रूव्ड है वो सेम है। क्या डेवलपर उसको चेंज कर सकता है? अगर डेवलपर ने एक भी फ्लैट नहीं बेचा है, जब तक उसने एक भी फ्लैट नहीं बेचा है, वो कितनी बार भी चाहे तो वो चेंज कर सकता है। अगर डेवलपर ने फ्लैट बेच दिए हैं तो उसको अलग अलग अथॉरिटीज में कहीं 50% है, कहीं 70% एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कंसेंट लेके, जब तक वो 70% लोग साइन नहीं करते तब तक डेवलपर चेंज नहीं कर सकता। सीरियसली इतना फुल प्रूफ है ये? तो फुल प्रूफ है प्रॉपरली कि अगर आपने किसी में डेवलपर ने 100 एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, उसके बाद उसको कुछ चेंज करना है, तो जब तक 70 लोगों की वो पर्सनली साइन नहीं करता उस चेंजेस पे, तब तक ये नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नाउ। अब सच्चाई बताइए कि क्या ये ऐसा ही होता है? क्या डेवलपर 70% की जो कॉन्सेंट की शर्त है इसको फुलफिल करके ही चेंज लाता है, या चुपचाप हो जाता है? और चुपचाप तो लीगली अलाउड ही नहीं है, बिकॉज अभी कैसा है मैम, मैं आज एक अथॉरिटी से सैंक्शन लेकर आया, वो सैंक्शन डॉक्यूमेंट मैंने रेरा पे अपलोड किया। अब मैं जब वो वापस वो डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली रेरा अथॉरिटी फिर चेक कर रहा है, और अगर उनको कुछ टेक्निकल या मेजर जो चेंज दिख रहा है, तो अगर वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक 70% लोगों ने साइन नहीं किया है तो उस पे। तो सी, गवर्नमेंट हैज डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी को लाने को नाउ। और आजकल बहुत सारे रेरा पे ट्रेनिंग्स हैं जिसमें डेवलपर को ट्रेन किया जाता है, जिसमें चैनल पार्टनर्स को ट्रेन किया जाता है, बट कस्टमर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए अभी ऐसा कुछ लाए नहीं है। सो हम भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि कस्टमर्स को और कैसे एजुकेट किया जाए। हमारी कोशिश वही है। ये जो हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं और बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, उनकी बहुत साख है मार्केट में, रवि सिन्हा साहब, हमने उनके साथ पहले बातचीत की, तो वो उन्होंने जो चीज़ें बताई, मुझे लगा कि दूसरे साइड का व्यू भी आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि आप खुद डेवलपर हैं, आप बताएंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है और गैप कहाँ पर, इन्फॉर्मेशन का गैप सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आपने ये जो सेल्स टीम की बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स टीम का अपना टारगेट होता है, वो अपने टारगेट फुलफिल करना चाहते हैं, और वो आपने उनसे फला चीज़ पूछी, क्या वो है? हाँ हाँ है। क्या ऐसा है? हाँ हाँ है। जो आपके मन में है कि होना चाहिए वो हाँ हाँ कर रहे हैं, और उसके बाद रियलिटी कुछ और है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे मामले हमने देखे कि सरकार बदली और प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, सरकार जब तक पहले वाली थी। ऐसा क्यों होता है? आप बताइए, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी आफत आ जाती है डेवलपर पर? देखिए, हर गवर्नमेंट के ना कंप्लायंसेस कुछ और होते हैं। जैसे मैंने आप ही के पॉडकास्ट में रवि सिन्हा जी का सुना था कि 72 क्लियरेंसेस, एनओसीज लगते हैं। उसका वो उन्होंने
एक शब्द सेंटेंस में कहा था उसका दर्द हमें पता है। जब वो 72 एनओसीज जो उन्होंने कही थी वो एक एक लाने में दर्द कहाँ है। और ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार, देखिए जनरली ये सिटी इंजीनियर के हाथ में होता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, तो टेक्निकली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट चेंज होने से ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। कहाँ दिक्कत होती है, जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कई साल पहले फायर के एनओसीज होते हैं, तो फायर का एनओसी होता है कि आपको फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है कि अभी बिल्डिंग में कुछ हुआ तो ये है। अब वो रूल कहाँ से बना मैं आपको बताता हूँ कि एक बार फायर वालों ने एक एनओसी दे दी, अनफॉर्चुनेटली कहीं पे कुछ घटना हुई, फायर लगी, और जब फायर का ट्रक अंदर जाने की कोशिश हुई तो फायर का ट्रक अंदर ही नहीं जा पाया क्योंकि बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल में उतना मार्जिन ही नहीं था। अब देखिए ये इंसिडेंट्स होने के बाद समझ में आते हैं कि सिस्टम में क्या फ्लॉ है। फिर दे वर वेरी प्रोएक्टिव, उन्होंने, फायर ने अभी रूल चेंज कर दिया कि फायर की ट्रक पूरे बिल्डिंग में गोल घूम सके उतना मार्जिन रहेगा तो ही फायर एनओसी मिलता है। सो सी थिंग्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग। पहले घर एज अ कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। पहले हम जानते हैं कि 6 फ्लोर 8 फ्लोर 10 फ्लोर के मकान होते थे, आज तो आप देखिए कितना 30-40 फ्लोर तो कॉमन हो चुका है हर जगह पे। तो जिस हिसाब से नीड्स बदल रही हैं उस हिसाब से नॉर्म्स भी बदल रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी बार चेंजेस आते हैं, डिलेज हो जाते हैं, वो सारी तकलीफें वहीं से आती हैं। तो ये जो सारे एनओसीज हैं, ये इनकी कंप्लायंस बिल्डर्स कर रहे हैं। ये रेरा इसको देखता है कि ये सारे कंप्लायंसेस, मतलब ये तो फायर एक चीज़ है, सेफ्टी और भी तरह की है, वाटर हार्वेस्टिंग का मामला है, या लिफ्ट जो हम लोग देखते हैं आजकल बड़े मामले आ रहे हैं कि लिफ्ट गिर गई, इतने लोग उसमें ज़ख्मी हुए, मर गए, ये वो। तो ये सब आप लोग कंप्लायंस कर रहे हैं? क्या सीन है भारत का? मैं, आप पर्सनली एज ए डेवलपर मेरे शूज में अगर मैं जाके आपको बताऊं ना, इतना सिस्टम फूल प्रूफ है कि इसका रास्ता नहीं है। लोग तो मुझे आके बोल देते हैं, अरे आप तो बिल्डर हो, वो कॉरपोरेशन में इधर उधर जाके सरकारी अफसर को पैसे खिला के काम होते हैं। आप, ये सिस्टम काफ़ी बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही खिला के काम, सिस्टम अपने आप में इंटर डिपार्टमेंट इतना कनेक्टेड है कि जब तक मेरे को फायर का एनओसी नहीं मिलेगा, मुझे बिल्डिंग का सैंक्शन नहीं मिलेगा, जब तक मुझे वाटर का क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो हर डिपार्टमेंट इतना क्लियर है कि मैं कहीं से लूप होल में नहीं निकल सकता एज अ डेवलपर, और सैंक्शन तक नहीं। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत प्रायोरिटीज रखती है। अब कोई उस पूरे सर्कल को ही तोड़ के बाहर आ जाए तो इट्स प्योरली इलीगल, जो काम कह रहे हैं वो है। अदरवाइज जो लोग अगर नॉर्मल सैंक्शंस लेके सिस्टम के साथ जा रहे हैं वो उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत मामलों में ऐसा देखा कि खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या दिल्ली एनसीआर की बात करूं, अगर किसी खास पार्टी की सरकार है, जब वो बदल गई तो उस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे सवालिया निशान लग गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आसान बनाई गई थी पहले उसके लिए, उस डेवलपर के लिए। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आज देखिए कि कुछ रूल्स को फ्लाउट किया जा सकता है, थोड़ा बेंड किया जा सकता है किसी चीज़ में, वो हुआ जा सकता है। ये हमने भी सुने हैं किससे, हर चीज़ होती है, हो सकती है वैसे उस हिसाब से। घर किसी के लिए भी, उसके लिए एक बहुत जज्बाती चीज़ होती है ना, और प्राउड होम ओनर से डिजेक्टेड होम ओनर के बीच में जो फ़र्क है, ये बिल्डर के साथ जो रियल्टर है, जो कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। कई बार लोग ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। करेक्ट है। आपका एक्सपीरियंस क्या? पुणे में आप काम कर रहे हैं, पुणे बेस्ड आपका कंपनी है, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है? एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है वहाँ पर? हाउ मच पीपल ट्रस्ट बिल्डर्स? 0%। अगर आप मेरे तरफ से देखें एज अ डेवलपर, मुझे सिर्फ क्या लग रहा है मैम, ये सब में ना जो इंफॉर्मेशन क्लटरिंग है, जो कंफ्यूजन है, वो ज़्यादा है वर्सेस बहुत सारी चीज़ों पे। आज अगर मैं एज अ मेरे शूज़ में अगर आप जाके देखें, मैं क्या अच्छा घर, अगर मैं उस चीज़ का पैसा ले रहा हूँ तो मैं क्या अच्छा घर नहीं बनाना चाहता? मैं बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहता हूँ? मेरा उसमें स्वार्थ ही है कि ऐसा नहीं है कि ये है, उसमें ये है कि आज मैं अगर कोई 500 फ्लैट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो अच्छा घर बनाया, तो वो 500 जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लोग रहने आएंगे, तो मेरा ब्रांड वैल्यू बनेगा। उस 500 से मुझे और 5000 फ्लैट्स का मैं सेल्स कर सकता हूँ। सो डेवलपर्स अपने हित में ही है कि ये है। कहाँ दिक्कत हो जाती है कि
जनरली जब पोजेशन देने की बारी आती है तो सर हमें तो ऐसा कमिट किया गया था, ऐसा कमिट किया गया था, ऐसा कमिट किया गया था। और इसीलिए जो हम आज का टॉपिक बात कर रहे हैं कि ऐसे सेल्स और पोजीशन के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि कस्टमर को लगता है यार ये सब था बट नहीं था। और एज ए डेवलपर मैं बोलूँ सर मैंने मेरे ब्रोशर में लिखा है, रेरा पे डाला हुआ है, एग्रीमेंट में सब आया है, आपने एग्रीमेंट देख के साइन किया, अब कहाँ डिफरेंस आया है? तो 3-4 जगह हैं जहाँ पे उसको सोल्यूशन की जरूरत है। बट पता नहीं एज ए डेवलपर मेरे को वही लगता है कि कस्टमर को खुश करना डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है। और ये अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हम प्रयास और बेटर कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं। बट कैन वी से दैट डू वी हैव ऑल सेटिस्फाइड कस्टमर्स? द आंसर मे नॉट बी यस ऑल द टाइम। तो यूज़र एक्सपीरियंस जिसको आजकल जिस पर बहुत बात हो रही है, कस्टमर नीड्स, यूज़र एक्सपीरियंस, इस पर इतनी बात हो रही है। तो मैं क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले हम भी मकान देख रहे थे तो मुझे ये लगा कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से सोचूं, आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरह के फ्लैट्स बन रहे थे उससे बहुत बेहतर फ्लैट्स बन रहे हैं। बहुत बेहतर है। हाँ। आपने मार्केट का सर्वे भारत और भारत के बाहर दोनों जगह किया है। आप चाइना भी गए हैं और बाकी सब जगह गए हैं। भारत का सीन चाइना से कैसे फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़? वो हम जब वहाँ की चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं जितनी ज़मीन के नीचे उतनी ज़मीन के ऊपर, क्या क्या हो रहा है। भारत में अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी पीछे चल रही है अपने पड़ोसी से? मैं चाइना से ज्यादा आपको दुबई का एग्जांपल देना दुबई चाहूंगा। बड़ा ग्लैमरस है इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हाँ ग्लैमर। नहीं, मैं आपको पर्सनली क्योंकि सिंपल चीज है। जो भी सिटीज हैं, जो हम कहते हैं सिटीज अभी वर्टिकल ग्रो कर रही हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत चीज़ें एडवांस हो रही हैं। जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें काफ़ी चेंज आ रहे हैं। पहले नॉर्मल लाल ईंटों से मकान बनाए जाते थे कॉलम खड़ा करके, अभी एल्यूफॉर्म टेक्नोलॉजी आया है, उसके ऊपर टनल फॉर्म टेक्नोलॉजी आया है। तो पहले जब मुझे एक फ्लोर का जब स्लैब कास्ट करना था तो शायद 15 से 21 दिन लग जाते थे, अब 7 से 9 दिन में भी ये अचीव हो सकता है। तो स्पीड आई है, कॉन्क्रीटाइजेशन बेटर हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टील का, सीमेंट के मिक्सचर्स जो आते हैं। तो आरसीसी फ्रेमवर्क या जो अर्थक्वेक रेजिडेंट फ्रेमवर्क वो पहले से बेटर हैं, तो घर पहले से ज़्यादा सेफ अब बन रहे हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी मैं लास्ट ही वीक दुबई में था कि, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। आप देखिए ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि एक जो घर बनाने वाला है वो बेचारा धूप में एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो भी उसके वेजेस फिक्स्ड हैं उस पर वो मेहनत कर रहा है, वर्सेस जो घर खरीद रहा है उसने अपने जीवन की पूंजी लगा दी है, उसको बहुत सारा पैसा है। अब एक डेवलपर ये दोनों की गैप मिलाता है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आ जाता है कि मैं वही सोच रहा था जब दुबई में गया, यार ये तो वही कॉन्ट्रैक्टर है जो इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ क्वालिटी 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, शायद उसको वैसी प्राइस मिल रही है, या वहाँ पे सिस्टम्स ऐसे हैं, प्रोसेसेस ऐसे हैं। सो क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं? हाँ। क्या क्वालिटी में हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ, आप दुबई की बात करो, चाइना की बात करो, और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन में? आपको ये ऐसी लेबर मिल जाती है भारत में जो आप नया इनोवेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, प्री फैब्रिकेटेड चीज़ें आ रही हैं, उसको फिक्स करना है, क्या क्या होता है आजकल। तो आपको भारत की लेबर, ट्रेन लेबर मिलती है या ऑन साइट आप ट्रेन कराते हैं, और उसके वेजेस की क्या स्थिति है अभी? हाँ, सो ऑनेस्टली पर्टिकुलरली आज मेरा नहीं, किसी भी डेवलपर का हम पूछेंगे, एक लेबर की एक बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नेचुरली होने लगी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक का बढ़ रहा है। अगर जो बंदा पहले फर्स्ट जनरेशन लेबर थी वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा लेबर बने, वो उसको पढ़ाई लिखाई करवा के ये करेगा। क्या स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं अवेलेबल, क्वांटिटी में कम है, और जिस हिसाब से हमारी डिमांड है उस हिसाब से हमारे पास लेबर नहीं। हमारे पास पहले पूना में मैक्सिमम जो, या पूना बॉम्बे या कहीं काफ़ी हिस्सों में यूपी बिहार से बहुत सारे लेबर्स आते थे। आज यूपी में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी ग्रोथ है कि हमें वही लेबर कहते हैं, सर हम काहे अपना घर बार छोड़ के इतना आगे आ जाएं जब हमको अपने ही शहर के आसपास मिल जाता है। भले हफ्ते में एक दिन जाते हैं या रोज रात को लेट घर जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ तो रहते हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड नेक्स्ट 5 से 6 साल में यही होना है, लेबर की शॉर्टेज डे बाय डे ज़्यादा होने वाली है। बट वैसे ही ऑटोमेशन के लिए एक नया स्कोप है।
जितना रोबोटिक्स, जितना ऑटोमेशन अब इस इंडस्ट्री में आना है, वो एक ब्रेक थ्रू रहेगा। जो डेवलपर्स ऑटोमेशन को पकड़ के चलेंगे, रोबोटिक्स को पकड़ के चलेंगे, वो बहुत अच्छे से डिलीवर क्वालिटी कर पाएंगे। लेबर की बात मैंने इसलिए निकाली कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ चीप लेबर। इसको अच्छी तरह भी लोग कुछ देखते हैं, कुछ बुरी तरह भी देखते हैं कि ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि हम अपने लेबर को बहुत चीप रख रहे हैं और उसको मेहनताना कम मिल रहा है। तो मेहनताना कम मिलने का जो डिविडेंड था, जो पॉजिटिव डिविडेंड था जो इंडस्ट्री को मिल रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही मिल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही मिल रहा था। अभी ये सीन चेंज होने जा रहा है और उससे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने वाली है, वो उसका आप थोड़ा सा मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देते हुए, आज से 12 साल पहले अगर एक लेबर एग्जांपल 100 रुपए एक काम के या एक दिन का लेता था, आज वो एज अ डेवलपर हमें मिनिमम 2.5 to 3.5 टाइम्स हो चुका है। सो इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ चीप लेबर, आई थिंक सो वो वॉज ही है अभी, वो इट्स नो मोर देयर। एंड वो लोग आज जो हैं, आज जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मेरे यहाँ लेबर कैंप्स में काम करते हैं, हर एक के लिए एक मोबाइल फ़ोन बेसिक नेसेसिटी बन गया है, घर पे अच्छा टीवी एक अच्छा नेसेसिटी बन गया है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना ये नेसेसिटी बन गया है, इसलिए उनको उतना कमाना ही है। तो हर एक एक्चुअली देखा जाए ना, जो मैं पहले देखता था कि वो कहीं भी रहते थे, कैसे भी नहीं, अब उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बड़ी है। तो इट इज़ गुड दैट हमारा पूरा जो लेबर क्लास है वो उठ रहा है, विच इज़ फाइन। क्या इसका कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा, बट आई थिंक सो कस्टमर्स जो जिंदगी में एक बार, 2 बार, 3 बार ही मैक्सिमम घर लेगा, ही इज विलिंग टू पे मोर अगर उसको वो क्वालिटी और वो टाइमली डिलीवरी मिलती है। तो जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें तो न्यू लेबर कॉस्ट ऐड हो रही है, वो उसी रेट पे आएगा। उसी मोहल्ले में, उसी नेबरहुड में जो पुराने मकान हैं, वो पुराने भी हैं और वो जाहिर है उस कॉस्ट पर नहीं बने हैं, तो वो उनकी कॉस्ट कम रहेगी, या एक जनरल जो सेंटीमेंट होता है इन्फ्लेशन को लेकर के या अदरवाइज प्राइस हाइक को लेकर के, वो उसमें जाएगा, मतलब रेडिएट करेगा। मैं हर चीज़ में ना प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उस पर ही है। आज हम एक LV का बैग ले लेते हैं, गुची का बैग ले लेते हैं, तो उसको उस प्रोडक्ट का क्वालिटी का परसेप्शन का हमने प्राइस लगाया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके ये आसपास 190 करोड़ में कोई मकान बिक रहा है, आप बोलेंगे क्या वो प्राइस वैल्यूएबल है? नहीं। तो वो प्रोडक्ट का एक कीमत है। तो अगर किसी भी एरिया में प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अप्रिशिएट ही करता जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो नहीं अप्रिशिएट करेगा। नए पुराने के सामने उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आज बहुत जगहों पे ऐसे कॉलोनीज है, दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोकेशन अच्छा नहीं भी है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो लोग थोड़ा चलने के लिए तैयार हैं। और काफ़ी जगह पे लोकेशन बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट पूरा पुराना लग रहा है, तो अब वो वहाँ पे घर नहीं लेना चाहते या उसको फिर कमर्शियल में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी रिफ्लेक्ट होंगी नियर फ्यूचर में। लेबर के सवाल में एक चीज़ और जुड़ गई है जो बहुत बाकी लोग बहुत बता रहे हैं, एक अधिकार पूर्वक बता रहे हैं। 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है वो, प्लस जो छोटा मोटा काम अपने ही इलाके में बंदे को मिल जाता है वो, और साथ में जो आपने कहा कंस्ट्रक्शन जो है वो सारे देश में हो रहा है, उन पिछड़े इलाकों में भी हो रहा है जहाँ अभी तक नहीं हो रहा था। तो मान लीजिए बिहार से जो लेबर पुणे जा रही थी, बेंगलोर जा रही थी, वो सोचती है 5 किलो का इंतज़ाम ये है अनाज का, प्लस घर के कोई ख़र्चा नहीं है, अपने घर में रह रहे हैं, माँ बाप के साथ, पति पत्नी रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, और जो थोड़ा कम भी अगर मिल रहा है लेकिन जो वहाँ मिल रहा है तो राउंड ऑफ करके उनकी ज़िंदगी चल जा रही है। इस वजह से जो लेबर कोविड से के दौरान वापस गई थी वो अब आना नहीं चाहती। सही। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। तो जो हमारे ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ जो लेबर को लाते थे दूसरे इलाकों से, वहाँ कैसे होगा? वहाँ तो मसला हो गया होगा। हाँ, सो एक चीज़ है, अब हम बंगाल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जगहों की तरफ, उड़ीसा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारा लेबर वहाँ से अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कभी भी, देखिए जो पूना में बहुत साल लेबर था वो ऑब्वियसली अपने प्रोसेस में वो ऊपर बढ़ा, वो लेबर से कॉन्ट्रैक्टर बना, कॉन्ट्रैक्टर से एंटरप्रेन्योर बना, कुछ छोटा मोटा बिजनेस किया। आज बहुत सारे लोग पूना में रहते इसलिए भी हैं, या बड़े शहरों की नाम बताओ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। आज जो बंदा
एग्जाम्पल किसी एक गांव में रहा था, वो पूना आया, यहाँ दिल्ली आया, यहाँ बम्बई गया और उसने वहाँ पे काम किया, उसको काम मिला, पैसे मिले। अब वो कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं परिवार को यहाँ लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो वो भी एक सेगमेंट बड़ा है। एक सवाल रॉ मटेरियल सोर्सिंग का भी है भारत में, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हमारे पास हर तरह का कच्चा माल है कमोबेश, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो इनोवेशन है इंडस्ट्री के अंदर और ख़ासकर इंटीरियर्स को लेकर के, वो इनोवेशन की स्थिति क्या है? क्या हम एट पार हैं अपने अड़ोस पड़ोस से? दुबई हुआ, चाइना हुआ, हमारे अड़ोस पड़ोस में और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाउ आर वी रेटिंग अवरसेल्व्स? सो इन टर्म्स ऑफ, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक है डिज़ाइन सेंस, कि एक टेबल बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में बहुत मॉडर्न लग रही है, और एक है उसकी क्वालिटी। तो आज जो मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहा हूँ वो ऐसा है कि जो बहुत अच्छी फैंसी दिख रही है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे आजकल बेसिकली ना बहुत क्विक लाइफस्टाइल है। पहले हम टीवी खरीदते थे, आज एलईडी टीवी टूटा तो कंपनी भी बोलता है सर अभी चेंज ही करा दो, ये ठीक नहीं होगी। वैसे ही वो लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि फर्नीचर ले लो, 2 साल यूज़ करो, 3 साल यूज़ करो, फेंक दो वापस। हमारा तो उस हिसाब से वो लोग बहुत एडवांटेजियस हैं, चीप है, डिज़ाइन बहुत फास्ट है, प्रोडक्शन बहुत फास्ट है। बट एज एन इंडियन कंज्यूमर मैं घर बनाता हूँ तो 25 साल देख के ही बनाता हूँ। मैं घर पे कुछ भी डालूंगा, मैं फर्नीचर लेकर आऊँगा, दरवाज़ा लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, मैं लेबर के सर पे खुद खड़ा रहूँगा, मैं रॉ मटेरियल उसको लाके दूंगा, फेविकॉल में भी चेक करूँगा कौन सी ग्लू बेटर है इसके लिए, मरीन है कि नहीं है। और हम बहुत मेहनत और प्यार से घर बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा विजन ये है कि 25 साल है। तो कहाँ पे हम जो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत आगे हैं उस क्षेत्र में। लेकिन टेक्नोलॉजी में जैसे हाइपर स्पीड लिफ्ट्स हुए, एस्केलेटर्स हुए, एमिनिटीज में 10 चीज़ें और देना, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत आगे हैं। आप कहाँ से सोर्सिंग करते हैं? आप लग्जरी सेगमेंट में भी हैं, तो आपकी सोर्सिंग कैसे होती है? जनरली मैम आप टेक्निकली देखें तो मेरे एक प्रोजेक्ट में 260 से 280 वेंडर्स मिनिमम होते हैं, अलग अलग वेंडर्स। तो हमें क्लियरली पता है कि अगर दरवाज़ा चाहिए तो इस वुड का थिकनेस इतना, इस पे लैमिनेट का थिकनेस इतना। जब 2 टाइल्स लगती हैं तो उस पे 45 डिग्रीज एंगल लाने के लिए कटिंग मशीन कौन सी चाहिए, उस पे फिटिंग मशीन कौन सा चाहिए, उसको केमिकल ग्लू करना है कि क्या करना है। ये ऐसे कर करके मेरे पास आज, जैसे मेरे पास जो आप सिंपल चीज़ है, जब आप फ्लश टैंक करते हैं, जो फ्लश करते हैं, अब आज अगर आपको उसको फ्लश को रिपेयर करना हो तो आपको पूरा वो वॉशरूम का सेट बाहर निकालना पड़ता है और फिर वो रिपेयर होता है। हम वो इटली से सोर्स करते हैं, शेल नाम की एक कंपनी है जिनके ऑब्वियसली ये इंडिया में भी ब्रांचेस हैं, बट हम वी सोर्स इट फ्रॉम देयर, जहाँ पे उसका फ्लश रिपेयर टेक्नोलॉजी है। बस ऊपर एक स्क्रू खोल दो, फ्लश वाला आएगा, प्लम्बर आएगा, वहीं रिपेयर करेगा, फ्लश ठीक हो जाएगा। सो जीरो हैसल वाला चीज़। तो ऐसे ओवरऑल 260 वेंडर्स 19 देशों से हम सोर्स करते हैं, तब जाके टेक्निकली एक अच्छा क्वालिटी और एक अच्छा घर दे पाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। हाँ, कॉम्प्लेक्स है काफी। तो भारत में वो चीज़ें क्या अब बनने शुरू हो रही हैं? क्या भारत उसको वो कर रहा है उस गैप को फिल करने के लिए? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सीन क्या है? 10 क्या मैं कहूँगा 10 साल पहले से बेहतर है, लेकिन हम फिर भी 20 साल पीछे हैं। यानी आज से 10 साल पहले जैसा था वहाँ से काफ़ी बेहतर है सिचुएशन, लेकिन हम फिर भी 20 साल पीछे हैं। जो टेक्नोलॉजी में फास्ट इनोवेशन चाहिए, जिस चीज़ से चीज़ें चेंज होनी चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। काफ़ी समय लग जाता है चीज़ों को। भारत में लोग, बहुत से लोग अपनी छोटी सी ज़मीन पर अपना घर खुद बना रहे होते हैं, ठीक है। उनके लिए उनका जो काम का तरीका और उनका जो एंड कॉस्ट आती है वो आपसे ज़्यादा है या कम है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक मिथ क्या लगता है कि ये एक लेबर आया तो इसने दिन के मुझसे 1000 रुपये आज का दिहाड़ी लिया कि आज मैं काम करूँगा 1000 रुपये लूँगा। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे ये हमारे पास 1000 रुपये में आया तो बिल्डर का तो इतना सारा काम है, वहाँ तो 500 में काम करता होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल डज नॉट वर्क इन रियल एस्टेट। आपके पास वो 1000 रुपये में आया क्योंकि आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। आप क्या अपना मकान बना रहे हो, आज बना ठीक है, कल बना थे, 1-2 दिन आगे पीछे चलता है। हमें रेरा के डेडलाइंस है और जब हमें एक बंदा चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए तो शायद आ जाता है, लेकिन आपको एक साथ 50 प्लम्बर्स चाहिए
तो वो बहुत मुश्किल होता है लाना, तो हमारे लिए उल्टा ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट होता है वो। तो ये बहुत एक बड़ा मिथ है लोगों को कि अरे इनको तो भाई ये सीमेंट है तो बहुत सस्ता मिलता होगा। नहीं है, आपको शायद रिटेल में जब आप एक साथ इतना बड़ा रिक्वायरमेंट डालते हो तो लिटरली प्रोडक्शन की फाइट होती है कि ये बैच मुझे देना क्योंकि मेरा काम रुका हुआ है। थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी को भी देना होता होगा आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, हर चीज़ को। इसमें लेबर सेफ्टी सिक्योरिटी का जो सवाल है वो कितना आपके जहन में रहता है एज अ बिल्डर, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, आप डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइट आपका है, कल को कोई दुर्घटना घटती है यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये इसको लेकर के जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है वो प्राइवेट बिल्डर्स का क्या है, आपका क्या है? सो यूजुअली अगेन जैसे कंप्लायंसेस के पार्ट में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे से कंप्लायंसेस है इसमें जिसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट वो एक साइड हो गया कि वो हम उसका शायद 3x या 4x फॉलो करते होंगे। अच्छा, हाँ, उससे बिकॉज ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उससे, बिकॉज ये हमारा एज अ कंपनी हमारा ये कोर ये है कि किसी को भी हल्का फुल्का भी नुकसान ना हो। तो टेक्निकली हर साइट पे सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जो एंट्री एग्जिट मैप करते हैं। उन्होंने कंटिन्यूस हेलमेट्स पहना है कि नहीं, उन्होंने जैकेट्स पहने हैं कि नहीं, और जब भी वो कोई काम करा रहे हैं तो वो चेन पुली लगा के काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हर चीज़ कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट होती है। वीकली रिव्यूज़, डेली रिव्यूज़, मंथली रिव्यूज़ होते हैं। स्टाफ को पहले जैसे ही कोई नई कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी आई तो पहले सेफ्टी मेजर्स पे ट्रेन किया जाता है। आप समझिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा आप समझिए आप छोटे बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हो। वो कैटेगरी के लोगों को मतलब बेसिकली उनको ना इतना, आप सोचो बेचारे धूप में, कड़ी धूप में, मेहनत में और फिजिकल लेबर, हार्ड लेबर कर रहे हैं वो, तो उस टाइम पे उनको बोलो हेलमेट पहनो तो वो बोलेंगे और पसीना आ रहा है। तो वो सब उनसे फॉलो करवाना, बट हो रहा है, अच्छा होता है वो। और एक चीज़ और है कि अगर आपकी साइट पे कोई दुर्घटना घटती है तो उससे जो माहौल बिगड़ता है, जो ख़राब होता है, जो दुख और अवसाद पैदा होता है, वो बहुत देर तक असरअंदाज करता है पूरी एक्टिविटी को, और कोई भी बिल्डर उससे बचना चाहेगा। वही टचवुड हमारे यहाँ आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो काफ़ी अच्छे से चलता है सब कुछ। तो हम बहुत नहीं, हम देखते हैं जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में, गवर्नमेंट साइट्स पे भी होता है। अभी कितने माइनर्स कभी फंस गए, कभी मर गए, सब होता ही है। तो उससे जो एक पूरा सेंटिमेंट जो है पूरा प्रोजेक्ट नेगेटिव हो जाता है। हाँ, वो डिरेल हो जाता है। और ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आई एम हैप्पी कि आपका सब ठीक चल रहा है। संदीप साहब, आजकल बहुत स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से मकान बन रहे हैं। उसमें जो मेरा ध्यान बहुत जाता है सीनियर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, तो सीनियर लोगों की हाउसिंग के ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सो अगर आप पूरे रियल एस्टेट मार्केट को देखें तो क्या हुआ है, आजकल बहुत सीनियर सिटीजन होम्स बनने लग गए हैं। यानी पूरा एक प्रोजेक्ट है जो डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन्स के साथ है। कहीं मुझे वो थोड़ा सा मॉडल सही समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे यूएस में हैं, माँ बाप अकेले हैं, तो ठीक है। हमने एक स्टेप आगे जाके सीनियर सिटीजन की चीज़ों को रेगुलर हाउसिंग में इंक्लूड कर दिया है कि अब आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपको अगर सीनियर हाउसिंग चाहिए तो आपको सीनियर हाउसिंग में जाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। बट आप एज ए सीनियर सिटीजन आपके कुछ नीड्स हैं, आपको घर में कुछ चीज़ें। अभी एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए कि जनरली आपके पेरेंट्स वगैरह हैं और जैसे एज बढ़ती है उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है घुटनों में, तो वो अभी खड़े रह के शावर कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में प्लेटफॉर्म बना के देते हैं जिसपे वो बैठ के भी शावर कर सकते हैं। उनके अगर आप बताते हो कि ये वाला रूम ना मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स यूज़ करने वाले हैं, अगर तो हम उस हिसाब से हर बेडरूम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप बोलते हो कि ये रूम में मेरे पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है, उस वॉशरूम में हम वो प्लेटफॉर्म लगा देंगे। उस बेडरूम में जो आपके पेरेंट्स रहने वाले हैं उसके बेड के बाजू में इमरजेंसी अलार्म लगा के दे देंगे। कल वो बीमार हो तो बटन दबाएं तो आप कॉल पे आ सकते हैं, ओवरऑल घर पे बजे। और जब वो कमोड के बैठ रहे हैं या शावर ले रहे हैं तो वहाँ पे हैंडल बार्स लगा दिए ताकि उनको पकड़ के वो लोग आ सकें। तो ये सब चीज़ें ना, ये यूज़र एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो जो उनको जो ज़रूरत है उस हिसाब से एमिनिटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं क्या, कि उनको उस एज में उनको क्या लगेगा, क्या कैसी है, वो सारी चीज़ों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो डेवलपर ये दे पाएगा वो ऑटोमेटिकली एक राइट ऑडियंस को अपील कर पा रहा है। जी,
हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे बैच के बहुत से बच्चे सब इंजीनियर बन के अमेरिका चले गए थे और अभी भी वहीं सेटल्ड हैं, वो वापस कभी नहीं आने वाले हैं। पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो जो अकेले पेरेंट्स यहाँ पर बचे हैं और वो 70s में हैं, 80s में हैं, उनके लिए जो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है कि उनको डॉक्टर भी अवेलेबल हो, उनको एक ख़ास तरह के खाने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट की, इसकी, तो ये वाला जो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि नहीं, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है कि आप रिस्ट्रिक्ट जब करते हो, अभी आप, मुझे खाली कहाँ कंसर्न है कि आप हर प्रोजेक्ट में ऐसे 10 अपार्टमेंट क्यों नहीं है, जब वो लोग सेपरेट होके एक रह रहे हैं। ऐसी उनको ऐसा हो गया है कि काफी बार आप उनको सेग्रीगेट कर रहे हो। तो आपका ये आप बता रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन आगे चलता रहे, माँ बाप और बच्चे, बहू बेटा साथ रहें। मैं क्या कह रहा हूँ, आज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास रेगुलर फैमिलीज आ रही हैं जो जिनके बच्चे यूएस नहीं गए, वो माँ बाप भी साथ में रह रहे हैं, ये भी है। अब मेरे पास अगर एक सीनियर सिटीजन कपल भी आना चाहता है जिसके बच्चे यूएस में, तो मेरा प्रोजेक्ट या ऐसे इंक्लूसिव प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं सीनियर सिटीजन हूं तो मैं वहीं चला जाऊं। सो जो सेपरेट करने वाली बात है ना, तो वो थोड़ा सा नहीं, वो फोर्स्ड लोनलीनेस है, हाँ, उसको अवॉइड करना ही चाहिए एज अ सोसाइटी। और हम सब यही चाहते हैं कि हम अपने बड़ों का ख्याल अच्छे से रख सकें। करेक्ट है। और वो पर्सनली ही हो सकता है सबसे ज़्यादा। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा डेवलपर मिले जो डिफ़ॉल्टर भी हो, लेकिन वो तो जाहिर है नहीं आएंगे बात करने के लिए। तो जो तैयार होंगे आने के लिए वो वही होंगे जिन्होंने सही डिलीवर किया होगा। तो आप ठीक है, दूसरे व्यू, रिंग साइड व्यू जो है उसकी तरफ से बताइए कि एक कंज्यूमर जो ख़रीदने जा रहा है और वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट लॉन्च में जा रहा है, वहाँ से वो खरीद रहा है, उसके लिए वो कौन से स्टेजेस हैं जहाँ पर उसको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन? ओके, सो पहले चीज़ मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको घर खरीदना क्यों है, उसका आंसर आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए। वहाँ से शुरुआत होगी कि ये है। सो आज एक इंसान को कब घर खरीदना चाहिए ये है, बिकॉज आजकल आप सुन रहे होंगे कि जो जेन जीज हैं या ये कहते हैं जो नए जनरेशन है वो कहते हैं कि घर क्यों खरीदना, रेंट हमेशा अच्छा है। और इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत जगह देखेंगे कि ये है। बट अगर आप एक्चुअली एनालाइज करें एज अ कल्चरली, हम घर लेते हैं एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी एस्पेक्ट के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें एक ग्रोथ चाहिए। तो आइडियली आपको घर क्यों लेना है? आप कब कब घर लेते हो? एक जब आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो, तो एक बंदा जब शादी कर रहा है तो कहा जाता है ना कि बेटी नहीं देंगे अगर घर नहीं है खुद का। तो आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो, आप फैमिली एक्सटेंड कर रहे हो, यानी आपके बच्चे होने वाले हैं, उनके हिसाब से स्कूल कॉलेज ये वो सब उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं जो क्लियर है कि फर्स्ट जो होम है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप वो उसको आप इक्विटी की तरह या किसी और मार्केट की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते, आप वो कंज्यूम कर रहे हो वो घर। तो अगर आपका पर्पस बहुत क्लियर है तो आपको डिसीजन आपका सही जाएगा कि आप क्यों ले रहे हो। और दूसरा चीज, अगर आपने आज सड़क से गुजरे एक होर्डिंग देखी किसी डेवलपर का, तो आप पहला चीज क्या करोगे? इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे। अब जब आप देख रहे हो तो सर्च कर रहे हो तो दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। पहले उनका रेरा, किस हिसाब से उनका इन्फॉर्मेशन है। दूसरे, रेरा के वेबसाइट पे क्या दिखना चाहिए। रेरा आपको बहुत क्लियरली दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई लीगल लिटिगेशन है कि नहीं। अगर होगा तो वो यस दिखाएगा, उसका डॉक्यूमेंट भी रहेगा, तो आप वो जाके एक बार पढ़ लो। उसका पोजेशन डेट क्लियरली दिखाएगा, कितने यूनिट्स हमारे बिके हैं, ये मेरे को हर क्वार्टर में अपडेट करना पड़ता है। तो मेरे कितने यूनिट्स बिके, ये सारी चीजें देख के जितना इन्फॉर्मेशन आप क्लियर रखेंगे उतना आपको और अच्छा आएगा। बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि जो मॉडल फ्लैट था उसके पैरामीटर्स अलग थे और जो ओरिजिनल बुक्स में था, ब्रोशर में था, वो छोटा था, हर तरफ से वो सिकुड़ा हुआ था। तो जो मॉडल फ्लैट था उसमें एक डबल बेडरूम डालने के बाद भी स्पेस जो दिख रही थी, वो जब रियल हुआ, इस फ्रॉड को क्या चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि मॉडल वो तो तब तक चला जाता है जब तक आपको पोजीशन मिलता है। हाँ, तो क्या करें इसके लिए? ये एक लूप होल है इंडस्ट्री का। बहुत सारी बार आप जाते हो सैंपल फ्लैट में, बहुत सारे मिरर लगते हैं तो हमको विजुअली बड़ा लगता है। आपके घर की हाइट 10 फुट होगी, एक्चुअल जो डेवलपर आपको देना चाहता है, लेकिन सैंपल फ्लैट की हाइट 13 फुट होगी तो आपको बड़ा लगता है।
ये बहुत सारी चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से की जाती हैं कि आप टिपिकली जाओ, आपको हर जगह मिरर क्यों दिख रहा है, तो आपको एक सबकॉन्शियसली सब बड़ा दिख रहा है। हाइट आपके घर को डेवलपर ने 10 फुट कमिट किया, बट सैंपल फ्लैट की हाइट 13 फुट है। बेड यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 6x6 का किंग साइज बेड लगाना हो, बट वो एक्चुअली 5x5 का है, क्योंकि आप बेड तो मापेंगे नहीं उधर, तो आपका बेड छोटा लगा दिया तो आपको सबकॉन्शियसली रूम बड़ा लग रहा है, स्पेस दिख रही है, ये सारी चीजें। सो सी अल्टीमेटली ये डर्टी ट्रिक्स हैं इस इंडस्ट्री का, आप मना नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये करता हूँ या ये कोई कर रहा है या क्या है, देखो जो जिस आदमी को डर है वो करेगा। मैं तो आपसे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हाँ। मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, एंड यू आर हियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। तो हाँ, so like any industry there are good players, there are bad players, और कुछ लोग कर रहे हैं ये, मतलब उसमें ये आपके कंज्यूमर को सी पॉइंट ये है कि आप जाके सैंपल फ्लैट नाप लो, तो भी आप देखो डेवलपर क्यों बना रहा है, क्योंकि एज ए कस्टमर हमारी विजुअलाइजेशन कम होती है कि मेरा फ्लैट कैसे दिखेगा। अब आप टिपिकल एक सैंपल फ्लैट पे आज 50-50 लाख 1-1 करोड़ का तो इंटीरियर पे खर्चा किया जाता है, सैंपल फ्लैट पे, सिर्फ सैंपल फ्लैट के इंटीरियर पे, ताकि वो बहुत ऐसा पॉश लगे, ग्लैमरस लगे, दुबई वाला फील आए। तो पूरा वैसा वाला किया जाता है। आज मैं एक साइट पे गया था, तो कुछ लेडी आई थी प्रोडक्ट देखने, तो उन्होंने पूछा यार ये सैंपल फ्लैट तो इतना साफ है, बहुत बढ़िया है। मतलब मैडम इसके पीछे ना 6 बाइयाँ हैं जो दिन भर इसको साफ करती है, आपके घर पे आप 6 बाइयाँ नहीं लगा पाओगे। सो ये सारी चीज़ें, पूरा सैंपल फ्लैट एयर कंडीशनड होगा हमेशा, ये सारी चीज़ें होंगे, सो दैट यू जस्ट फील गुड इनसाइड इट। एंटर होते ही आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे दूसरी दुनिया में। करेक्ट। सो आपको क्या करना है ना, सी मार्केटिंग, जब कोई फिल्म एक्टर हेलीकॉप्टर से कूद के पानी के अंदर जाके कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, सो इट इज एक्साइटिंग यू। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग का काम है आपको एक्साइट करना। सो इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, बट यू हैव टू फेस द फैक्ट कि कोई उतना ये नहीं होगा। सो आप जब रैशनली देखोगे चीज़ों को कि यार ये ठीक है, अभी ये चीज़ें मुझे अनदेखी करनी है, और प्लान को एक्चुअल स्टडी करोगे पेपर पे, यू विल हैव अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आपके इंडस्ट्री के लूप होल्स आप मुझे खुद ही बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हम चाहते भी हैं जो आपका जो कस्टमर और बिल्डर के बीच में ये जो एक शक की दीवार है ये गिरनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि भाई ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको मकान दिया जा रहा है, उसमें ये फैंसी बातें, ये आपके जो बहुत फिल्मी चीज़ें होती हैं वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे ही देख लें। हाँ एग्जैक्टली। पॉइंट कैसा है, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, देखिए एडवर्टाइजिंग का अगर कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है तो कुछ गलत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं खुशी खुशी, राइट? तो फैक्ट्स को जब रैशनली देखा जाएगा ना हर इंडस्ट्री में, और ये तब एक्चुअल पर्पस रेरा का ये था। रेरा की वेबसाइट ग्लैमरस नहीं है, रेरा के प्लान ग्लैमरस नहीं है, रेरा में मैं ब्रोशर नहीं डाल सकता, मैं सिर्फ टेक्निकल चीज़ें डाल सकता हूँ। तो उन्होंने उसको लाया उस पर्पस से कि बहुत रैशनल देखा जाए इन चीज़ों को। मार्केटिंग में आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं इंस्टा पे अगर एक क्वेरी डाल दीजिए तो 50 लोग फ़ोन करेंगे, 50 लोग फ़ोन करेंगे, पता चला लीड जनरेट हुई है मैडम। हम पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आज 5वीं कॉल आ रही है किसी रियल एस्टेट एजेंट की, तो क्या हो गया, मेरा नाम मेरा नंबर कैसे? तो वो फिर बोलते हैं मैम लीड जनरेट हुई थी, आपने कहीं फॉर्म भर दिया होगा तो इस वजह से हो रहा है। अब इंस्टा पे तो बड़ा ग्लैमरस माहौल है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके दुबई ले जा रहे हैं वो तो। पता चला वो झुमरी तलैया का ही फ्लैट होगा, लेकिन वो चला जाए, आपको लगेगा आप कहीं बैठे हुए हैं उसमें पाम जुमेरा में बैठे हुए। ऐसी स्थिति में, और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, मतलब कल को जो डिलीवरी है वो तो कुछ और हो रही है, इनकी कोई, इनसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर रैकेट चल रहा है भारत में हर चीज़ को बेचने में, और ख़ासकर इसको बेचने में, रियल एस्टेट को बेचने में, इसको आपको लगता है ये हेल्दी प्रैक्टिस है? ये तो एक अजीब तरह का, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर फ्रस्ट्रेटेड इट विल क्रिएट अ नेगेटिविटी। वही एक, आप किसी भी होम बायर, जो भी होम बायर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो प्रोसेस को अभी इतना कंफ्यूजिंग और गंदा कर दिया गया है पूरे प्रोसेस को। सबसे पहला चीज़, मेटा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की कंपनी है, काफ़ी बार आप लीड नहीं भी भरते हैं, आपका सिर्फ आप ऐड देख रहे हो, उन्होंने लीड कैप्चरिंग इतना आसान कर दिया है कि आप
का टच हो गया तो लीड सबमिट हो गई, राइट? तो आपकी लीड जनरेट फास्ट हो रही है प्लेटफॉर्म्स में। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटर वैलिडेशन ज्यादा नहीं लगा रहा है तो सिर्फ सबमिट पे भी लीड चली जाती है। दूसरा, एक लीड इतनी जगहों पे चोरी हो रही है कि वही डेटा एट अ टाइम, तो डेटा प्रिवेसी का एक सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है। अब कस्टमर बेचारा बोल रहा था मैंने आज सिर्फ सोचा ही था घर लेने के लिए और मेरे को 50 कॉल आ गए कंटिन्यूसली। उसमें कॉलिंग में ट्राई की रेगुलरिटी, इसमें अभी तक कहीं भी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। क्या चैनल पार्टनर्स रेरा के अंडर आते हैं लेकिन वो कुछ स्टेज के बाद आते हैं। उस स्टेज के पहले चैनल पार्टनर एडवर्टाइजिंग अभी तक पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं हुई है। यहाँ रूल्स हैं भी तो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं हुए हैं। अभी तक मेरे ज़्यादातर सवाल कंज्यूमर या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। एज अ बिल्डर आप अपने फ्यूचर बायर्स से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं जब वो देखने जाएं? उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक कितनी होनी चाहिए? कहाँ पर वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहाँ पर उन्होंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, हम तो ये प्रॉमिस ही नहीं कर रहे थे? क्या आपका बनता है रिलेशनशिप? हाँ, सो मैं एक्चुअली रियल एस्टेट ही मैम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप आज पैसा दो तो चीज़ 4 साल 5 साल बाद मिलती है। वो भी कोई दुनिया में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। आप आज पैसा भरो, अगले दिन घूमने चले जाओ। आपने आज पैसा दिया, हफ्ते भर में गाड़ी आ जाएगी। आप आज पैसा दो, जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती है। रियल एस्टेट में एक वेट पीरियड है। तो कस्टमर मेरे साथ आज पैसा देता है, 4 साल तक मेरे साथ रुका हुआ है। तो पहला जो चीज़ ये है कि एज ए डेवलपर हमें कभी भी ना खराब प्रोडक्ट बनाना है और आपका ड्रीम होम हमको देना ही है। अब यहाँ पे कैसा होता है, देखो कुछ राइट लोग हैं, कुछ रॉन्ग लोग हैं। तो जो रॉन्ग होते हैं वो लोग मिसयूज कर पाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है काफ़ी बार राइट लोग भी थोड़े पिस जाते हैं उसमें। सो कस्टमर्स को कुछ लॉजिकल जो आप इवैल्यूएशन करो, टिल द टाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड आस्क 100 टाइम्स। बट होता क्या है, जब आदमी इम्पेशेंट हो जाता है काफ़ी बार, क्योंकि वो बेचारा 10 प्रॉपर्टीज देख के आया है, 4 ब्रोकर्स के साथ मिल के आया है, कोई बोल रहा है ये अच्छा है, कोई बोल रहा है ये अच्छा है, अब वो कंफ्यूज ही हो गया है। तो उसको क्या करना है, भले एक दिन ब्रेक लीजिए, पॉज लीजिए, हर्ड मेंटालिटी में मत जाइए कि ये आज तक का ही ऑफर है, ये कल नहीं मिलेगा, सर ये फ्लैट के लिए 4 बायर हैं, ये कल नहीं मिलेंगे, ये सब के पीछे मत जाइए। एक ही बार डिसीजन, 4 दिन और लीजिए, वो फ्लैट नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन उस समय जो इम्पल्स बाइंग है वो मत करिए। तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहेगा। आप किसी भी बिल्डर का आपको बोलता है अरे एग्रीमेंट तो मेरे को आखिरी दिन पे मिला, मैंने आज पढ़ा ये एग्रीमेंट, अब मेरे को बोल रहे हैं साइन करके कल दो। हर रेरा के वेबसाइट पे एग्रीमेंट ड्राफ्ट जिसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जाके वो पहले पढ़ लो। जो वो सफेद और काला पढ़ोगे ना जब, तो वो कलरफुल ज़्यादा सही दिखेगा आपको। तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट करके होता है कि बिल्डर कौन सी एग्रीमेंट करने वाला है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सारे बिल्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ ही मिल जाएंगे आपको। तो आपके लिए बहुत सिंपल गेम है। आप खुद नहीं एनालाइज कर पाते तो किसी लॉयर को 2-5 हज़ार रुपए दे के उसको समझवा लीजिए, उनसे रिस्क इवैल्यूएट करवा दीजिए, तो वो आसान हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफोर्डेबल हाउसिंग से निकल करके हम लोग अब लग्जरी हाउसिंग की तरफ मेजरली चले गए, खासकर मेट्रोज़ में। ये क्या शिफ्ट हुआ है? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी ख़राब है, जॉब्स नहीं हैं, इंजीनियर्स और एमबीएस को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो वो जो मिडिल क्लास का एक ग्रोथ पैटर्न आना चाहिए था वो कहीं ठहरा है। ऐसे में लग्जरी हाउसिंग इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? क्या हो गया है ये? सो मैम, हमने कुछ रिनाउंड मार्केट रिसर्च कंपनीज को अपॉइंट किया था जस्ट टू स्टडी द मार्केट बिहेवियर, एंड दे आर वर्ल्ड रिनाउंड। ऑब्वियसली विद इन इंडिया आई कैन नॉट टेक देयर नेम, बट दे सजेस्टेड दैट 2022 से 2035 तक इंडिया विल विटनेस एन अपग्रेड मार्केट। व्हाट इज एन अपग्रेड मार्केट? जिन्होंने 2000 से लेके 2022 तक घर खरीदे थे, यानी 2002 से लेके 2022 तक जिन्होंने घर खरीदे थे, अब उनके घर पुराने हो चुके हैं, फैमिली बड़ी हो चुकी है और इनकम और ज़्यादा हो चुकी है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपग्रेड करेंगे। तो ये लोग अब यहाँ पे जो पहले 2 BHK में रहता था, अब उसको 3 चाहिए, लेकिन अब उसको साइज वही चाहिए। पहले ज़माने में आप देखो डेवलपर क्या करता था, उसको पता है कस्टमर का बजट 1 करोड़ का ही है, तो 2005 में वो 1 करोड़ में 1000 फुट देता था,
फिर 2010 में उसको 900 किया, 2015 में 800 किया, आज 600 500 फुट के भी घर बन रहे हैं। तो अब जो इंडिया पूरा मूव हो रहा है वो अपग्रेड मार्केट में, यानी जिन्होंने 2000 से लेकर 2020-22 तक घर खरीदे, ये लोग अपग्रेड करेंगे। अब ये अपग्रेड करेंगे तो उनको साइज वही चाहिए, पुराने जमाने वाली बड़े बड़े घरों की आदत है इनको, लेकिन क्वालिटी और चाहिए, और ये लोग ज़्यादा स्पेंड करने को तैयार हैं। क्योंकि पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों की सैलरी शायद लाख लाख रुपए थी, अब लास्ट 10-12 साल में उनकी सैलरी बढ़ गई है, उनके सेविंग्स बढ़ गए हैं। सो अगेन आप कहेंगे हाँ कि थोड़ा मार्केट खराब है, ये है, बट इफ यू लुक एट इट पर्टिकुलरली, घर और शादी जो आपने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, घर और शादी में आदमी इमोशनल डिसीजन लेता ही है और उम्मीद से ज्यादा ही खर्चा करता है। वो कहीं और कट कर लेगा, लेकिन वो क्या बोलेगा, ये यार ये वन टाइम थिंग है, इस पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है आपने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। आपने कहा कि अब वो आदमी जिसने अभी 20 साल 25 साल पहले जो मकान लिया था, अब वो अपग्रेड करेगा। और आपको पता है भारत में ये कहने वाले लोग बड़ा प्राइड लेते हैं कि ये तो मेरा पुश्तैनी मकान है, दादा परदादा के ज़माने से हम यहाँ रह रहे हैं। और अब ये दादा परदादा नहीं, अब वो खुद अपने ही लाइफ टाइम में अपने को अपग्रेड करके दूसरी जगह शिफ्ट होने को राजी हो गया है। ये बहुत बड़ा माइंडसेट का चेंज है, बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। गजब। हाँ गजब, यानी उनको अब वही है कि जी देखिए, इट्स जो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में स्नॉब वैल्यू भी है कि आज मैं नॉस्टैल्जिया वैल्यू, नॉस्टैल्जिया वैल्यू ना इस जनरेशन में नहीं बची है। देखिए बहुत सारे लोग, अभी देखिए 2 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। एक है माइग्रेंट्स बेसिकली, जो एग्जांपल मैं क्या बताऊँ, बंदा उज्जैन का हो, इंदौर का हो, उसका पुश्तैनी मकान वहाँ पे है, आज शायद माता पिता भी वहाँ रहते हैं, कभी पूना आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। अब वो आईटी की वजह से पूना आया, अब उसने पूना में जॉब किया, उसकी सैलरी बढ़ी, उसने शादी किया, पूना क्या, वो भी शायद लड़की किसी और गांव से थी, और वो दोनों पूना में ही रह रहे, बच्चे यहीं पढ़ रहे, तो पुश्तैनी घर है भी, लेकिन ये मॉडर्न उनका ये घर हो गया। तो ऐसे भी 50% कैटेगरी वाले लोग हैं। आपने कहा नॉस्टैल्जिया की उतनी वैल्यू नहीं रह गई अब, क्योंकि जाहिर है जिस तरह के जॉब्स आए हैं अब आईटी में, आईटी आज से 30 साल पहले आईटी उतना नहीं था या था ही नहीं। नहीं था। तो अब आपको जो आपने पढ़ाई की है, जिसके लिए आपने तैयारी की है, यू आर ड्रिवन बाय दैट रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। प्लस सिटीज शिफ्ट हो रहे हैं, कंट्रीज भी शिफ्ट हो रहे हैं कभी कभी। सो आई थिंक सो मिलेनियल्स, समाज में इसका कितना बड़ा फर्क आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत। आप सोचिए आपके पड़ोसी चेंज हो जाते हैं 5-7 साल में। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, पहला मकान दिया किसी को, वो पड़ोसी, अब जैसे पूना में गणपति जी को बहुत माना जाता है, तो हर साल हम गणपति फेस्टिवल करते हैं। तो जब देखा जाए तो अरे मेरा ये साल पड़ोसी ये था, दूसरे साल पड़ोसी ये हो गया, ये वहां निकल गया, ये वहां निकल गया। सो एक इमोशनल बॉन्ड कम होते जा रहा है। सो वी आर बेसिकली, क्या कहते हैं ना, घर तो है बट वी आर कनेक्टेड डिजिटली, एंड इमोशनल डिजिटल भी कनेक्शन है ही अपना सबके साथ, वैसा है अभी। आपने पड़ोसी का जिक्र किया। हाँ। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक कम्युनिटी बेस्ड सेग्रीगेशन हो रहा है। बड़ी तादाद में हमें ये खबरें मिलती हैं अखबारों से कि दलित को मकान नहीं मिल रहा, मुसलमान को मकान नहीं मिल रहा, सिख को मकान नहीं मिल रहा, क्रिश्चियन को मकान नहीं मिल रहा। ये जो एक ख़ास तरह की हर्ड मेंटालिटी है कि भाई हम अपने जैसा विचार रखने वाले या धार्मिक विचार रखने वाले लोगों को ही के ही साथ रहेंगे। आप एक डेवलपर के तौर पे आप इस ट्रेंड को कैसे महसूस करते हैं, देखते हैं आप? अगर डेवलपर के माइंड से क्लियरली देखें तो पहले तो आजकल रूल्स ही ऐसे हैं, जो थैंकफुली हमारी गवर्नमेंट ने लॉज ऐसे कि हम किसी को मना नहीं कर सकते। पहले तो टेक्निकली कोई कर ही नहीं सकता है उस केस में। और आप मेरे शूज़ में जाएंगे तो मेरा माल तो जितना बिके मुझे अच्छा ही है, राइट। तो मैं किसी को नॉन इंक्लूसिव अप्रोच में रखूंगा नहीं पर्टिकुलरली। दूसरा, हम कॉस्मो सिटीज़ में हैं अभी, सो हमें जो वहाँ पे जो ऐसा परसेंटेज है वैसा कुछ आता ही नहीं है मैम, वैसा कुछ है ही नहीं मेजर चैलेंज वहाँ पे, बिकॉज टेक्निकली सोसाइटीज़ बड़ी हैं, ये है, हर एक बंदा कॉस्मोपॉलिटन है। तो वो आजकल और बहुत सारे सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे से वो उसको एक हार्मोनियस तरीके से सोसाइटीज़ के रूल्स अच्छे से बना दिए जाते हैं ताकि हर एक बंदा अच्छे से रह पाए। सो ऐसे तो मैं कम्युनिटी इंक्लूसिव से ज़्यादा तो आजकल बाकी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है वही इतने हैं उनको कि उनको सोल्यूशन, कोई रात भर जागता है और कोई सुबह जल्दी उठने वाला है, तो इतनी डिफिकल्ट, जो उनका नाइट जॉब्स हैं वो रात भर काम कर रहे हैं, जो सुबह, तो उसमें भी उन्होंने हार्मनी बना ली है।
जी। रेरा के अलावा कोई मैकेनिज़्म है, लीगल मैकेनिज़्म है बायर के पास, अगर उसको परेशानी है तो वो कहाँ जा सकता है? और एक बिल्डर किस चीज़ को, किस लीगल झंझट को अवॉइड करता है? आप डेवलपर की नज़र से बताइए कि आप मकान बना रहे हैं, सब कुछ है, कहीं एक लफड़ा आ गया, आप कौन-सी ऐसी बात है जिसको आप हर तरह से अवॉइड करते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में? सो कैसा है मैम, अनसर्टेनिटीज बहुत है इस इंडस्ट्री में। कैसी अनसर्टेनिटी? रॉ मटेरियल सप्लाई, लेबर सप्लाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी जैसे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एज अ डेवलपर मैं अपना इंटरेस्ट सिर्फ एक ही जगह पे प्रोटेक्ट करता हूँ कि कोई अनसर्टन इन्वायरमेंट आ गया। कोविड आया था तो सारे प्रोजेक्ट्स बंद थे, तो हमको नेचुरली गवर्नमेंट ने एक एक साल का एक्सटेंशन खुद ही दे दिया था। अलग अलग डिपार्ट, कभी कहीं 9 मिला, कहीं 6 मिला, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो एज अ डेवलपर हम टेक्निकली, आप अगर हमारा एग्रीमेंट पढ़ेंगे किसी का भी, तो वो अपने तरफ से जो जो वो है वो सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेंशन कर देता है। एज अ कंज्यूमर आप क्या हो जाते हो, आप एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा मैं, एटलीस्ट उन लोगों को ये बताऊंगा जो फ्लैट खरीद रहे हैं ना। आप फ्लैट खरीदो ना, पहले 6-7 दिन किसी को अनाउंस मत करो कि आपने फ्लैट खरीदा है। अब क्या होता है, आप आज एक्साइटमेंट में आए, फ्लैट खरीदा, हर डेवलपर के यहाँ पे फोटो खिंचाया जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस रखोगे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखोगे। अब क्या हो गया, आपके पूरे समाज को पता चल गया कि इसने घर खरीदा है। अब आपके लिए मॉरली या इमोशनली डिफिकल्ट होता है टर्न बैक करने का, कि नहीं अभी मैंने नहीं, कैंसिल कर दिया वो मैंने फ्लैट। बहुत सारे लोग मॉरल प्रेशर में आ जाते हैं उसके। अरे भाई आप आज चेक दो, घर खरीदो, अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो, ये करो, आगे एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट के बाद अनाउंस करो दुनिया को। वरना क्या होता है, वो पूरा सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आप इमोशन में आ जाते हो, घर खरीद लेते हो, अनाउंस कर देते हो। मतलब मेरे पास काफी बार ऐसे ही आएंगे, सर अभी सासू माँ को बता दिया, अभी थोड़ी वापस आ जा सकता हूँ। ईगो का मसला है। हाँ, अब वो ईगो का मसला हो जाता है। तो आप अनाउंस मत करो, थोड़ा इवेल्युएट करो, तो सेट हो जाओगे सब। आप डेवलपर के तौर पे पुणे बेस्ड हैं। पुणे में और बाकी के भारत में जो पिक्यूलियरिटी है, ख़ासकर मैं, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सवाल किया था राकेश शर्मा साहब से कि वहाँ से आपको भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, साउथ इंडिया के डेवलपर को नॉर्थ इंडिया का सीन कैसा दिखता है? हाँ, तो हम, आप देखिए मैम, दिल्ली में चमक धमक बहुत है, तो हमको तो वहां से ही दिखता है यार, इतना चमक धमक। तो थोड़ा सा कैसा है, हम लोग थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है ना अपने आप को, तो हमको ये लगता है कि एक फेक चीजें ज्यादा दिखती हैं, कि जो हर्ड मेंटालिटी का राइट मार्केटिंग उपयोग मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा किया जा रहा है। वैसे सिस्टम बताया जाएगा कि 2 दिन में पूरे 1000 करोड़ का माल सेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सच नहीं लगता है काफी बार, तो वो थोड़ा सा हमको लगता है। एंड व्हाट हैपेंस इज, ये सब पूरा वो एनर्जीज क्रिएट किए जाती हैं ताकि वो हर्ड मेंटालिटी, वो एक्साइटमेंट क्रिएट किया जा पाए। ये जो 150 करोड़ और 250 करोड़ का फ्लैट बिकता है भारत में, नॉर्थ इंडिया में, इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है साउथ में? मैम, एक सिंपल इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जैसे डेरिवेटिव्स, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जो इक्विटी मार्केट है इसमें होता है, एक चीज़ है उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, आप ही ने स्टार्ट में पूछा था क्या उसमें हीरे मोती डाल के देते हैं क्या? अब उसमें सीमेंट लगा है, लोहा लगा है, लैंड लगा है, उस जमीन की एक अच्छी कीमत होगी, ये होगी। उसके बाद आता है स्नॉब वैल्यू। अब क्या हो रहा है, स्नॉब वैल्यू यानी क्या, मुझे एक सर्टेन कम्युनिटी के साथ ही रहना है, तो उसका एक प्रीमियम है। मैं उसका 1 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, 2 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, 10 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, लेकिन मैं उसका 100 करोड़ या 150 करोड़ एक्स्ट्रा दूं, ये हजम नहीं होता है। और ये कोई अच्छा खासा स्कैम ही लगता है हम लोगों को, और जिस दिन फूटेगा तो फूट जाएगा, ऐसा लगता है। बाकी लोगों को भी यहाँ लगता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये होता कैसे है, ये समझ में नहीं आता। क्या, कैसे हो, ये इतना इन्फ्लेटेड कैसे हो सकता है कॉस्ट? मैम अभी मैं दुकान पे साड़ियाँ बेचता हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको कहा कि ये साड़ी है 10,000 रुपए की, आप कहते हो नहीं भैया मुझे 8,000 में दे देना। तो मैंने ठीक है मैडम, लेकिन किसी को मत बताना। अब हर एक बंदा कह रहा है कि ये 150 करोड़ की चीज है, ठीक है मैं आपको 40 में देता हूँ, 50 में देता हूँ, सो आप अब किसी को मत बताना। तो सब उसी अंधकार में है शायद, ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एक सीन क्रिएट करा जा रहा है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन लगता है मुझे।
क्योंकि कोई इतनी चीज इन्फ्लेट नहीं की जा सकती। आज बॉम्बे में भी डील्स होती हैं 1.5 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट, 2 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट डील होती है, बट उसके पीछे एक सब्सटेंशियल चीज, वो मतलब ऐसा होता है कि वो एक अपार्टमेंट बिका है क्योंकि किसी की वो जरूरत थी उधर ही रहने की, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सबने उसी वैल्यू पे खरीद लिया। वैसे डील्स नहीं होते, वो रियलिस्टिक डील्स नहीं लगते। तो बेवजह इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ आपस में मिल करके जो वहां रहते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि भाई तूने भी उतना बोला, मैंने भी उतना बोला, बट तुझे भी पता है मैंने कितने में लिया, तुझे भी पता है मैंने कितने में लिया। हे भगवान। हाँ, तो बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है, बिकॉज उतना ऑनेस्टली बताऊं उतना मार्जिन है ही नहीं किसी रियल। आज कोई भी इट्स अ बहुत न्यूट्रल बिजनेस हो चुका है, कमोडिटी बिजनेस हो चुका है, कि ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात 10 रुपए लगाऊंगा 100 रुपए कमाने वाला हूँ। हम भी एक इंडस्ट्री की तरह ऑपरेट कर रहे हैं उस मार्जिन पे। रीजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रीजन्स कौन से हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? कहाँ स्मूथ सेलिंग है, कहाँ लफड़े बहुत हैं? सो मार्केट्स आप देखिए, जहाँ जहाँ पे आईटी पॉकेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज एक सिंपल सिचुएशन है। एक बच्चा घर से बाहर जाता है, पैसे कमा के लाता है, वो घर पे देता है, फिर घर में मम्मी डैडी सब मिलके खर्चा करते हैं। अब इसको पूरे नेशन में एक्सपांड कर दीजिए। एक आईटी वाला जाता है, यूएस से पैसे लाता है, यूएस से पैसे इंडिया में आते हैं और वो पैसे इंडिया में खर्च होते हैं। तो जब तक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है और जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट में हैं, तो वो पैसा, जब बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है तो वो हम अच्छे से उसको यूज कर पा रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट नहीं हो रहा है उसमें। तो जहाँ जहाँ आईटी पॉकेट्स है, गुरुग्राम में अच्छा, गुरुगांव में अच्छा है, वहाँ पे अच्छा हुआ, बैंगलोर में अच्छा हुआ। हैदराबाद जब स्टेट सेपरेट हो गए तो आज हैदराबाद मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी समय एक डल पैच था, लेकिन आज वहाँ बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये है, अहमदाबाद में लग्जरी सेगमेंट बहुत आगे बढ़ा है, बिकॉज वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की ब्रीडिंग बहुत है। लेकिन प्रोजेक्ट स्मूथ कैसे कहाँ ज़्यादा चलता है, कहाँ पर अथॉरिटीज़ और डेवलपर्स के बीच में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए, चोर दरवाजे नहीं ढूंढ रहे हैं डेवलपर्स कि हाँ कंप्लायंस होना चाहिए, हमने ऐसे कर लिया है। तो ये वाली जो एक कल्चर होता है ना कि जुगाड़ करके किसी तरह काम निकालना है, दूसरा ये होता है कि नहीं आई विल स्टिक रिलीजियसली स्टिक टू द रूल्स, ये वाला कल्चर आपको कहीं दिखता है कि ज़्यादा है, कहीं कम है भारत में? मैम करंट सिचुएशन में पर्सनली भारत के ऐसे कॉर्पोरेशंस या सैंक्शनिंग अथॉरिटीज के पास कभी पर्सनली काम नहीं किया है, मैंने पूना में ही काम किया है। लेकिन जिस तरीके के आते हैं ना कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, ये टावर्स गिरा दो, ये गिरा दो। मैं उसी पर आना चाह रही थी कि आपने देखा पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हुआ है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तो आप लोग एज ए बिल्डर दूर से बैठ के क्या सोचते हैं, क्या हुआ क्या इस पूरे मामले में? हम तो ऑब्वियस क्लियरली यही सोचते हैं कि डेफिनेटली कोई तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के बगैर ये किया जा नहीं सकता है। तो और वो सारे अधिकारी जो इसको होने दे रहे थे, वैसा ही होगा मैम, और कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे? वरना तो सीधा सीधा आप आज तो टेक्निकली रूल्स, टेक्निकली गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, सिटी इंजीनियर के पास इतना पावर है कि वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं, तो मैं वो बोलते हैं ना कि मैं एक खड्डा भी नहीं खोद सकता साइट पे, इतने लॉस तो इन प्लेस हैं। लेकिन फिर भी अगर चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में उसको किया ही गया है, और इसमें एंड में होम बायर का मैक्सिमम लॉस हुआ है। जो लोगों ने 12-12, 15-15 साल पहले घर खरीदे, आज तक देखे नहीं उन्होंने। और आप सोचिए ना, इसमें बैंक्स लेवल तक भी मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि उनके लोन पास हुए, उनको EMIs भी भर रहे हैं। आज बैंकर भी तकलीफ में है, कस्टमर भी तकलीफ में है। बैंकर क्यों तकलीफ में, उसको तो EMIs मिल रही हैं। यहाँ काफी बार लोन डिफॉल्टर्स भी हुए हैं ना। आज उस बंदे का NPA आ गया, बट आज एग्जाम्पल मैंने घर खरीदा था और मैं EMI दे रहा था, लेकिन अब मुझे पता है बिल्डर नहीं दे रहा है मुझे फ्लैट्स, तो मैंने लोन डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। तो मेरा पर्सनल सिबिल खराब होगा उससे, वो सब केसेस चलते रहेंगे। और किधर आएगा? जो US में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, इसी पर हुआ था ना, कि बैंक्स लोन देते जा रही थी, फिर अचानक मार्केट में उसकी वैल्यू ही क्रिएट गई। यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, कि तो उनके पास अंडरलाइनिंग एसेट क्या है बेचने के लिए? हालत है यहाँ पर। वैसी है, वैसे ही। सबसे ज्यादा तकलीफ दे मुकदमे यही होते हैं प्रॉपर्टी के,
बहुत तकलीफदेह होते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि बैठे बिठाए उन्होंने ये सोचा कि अब मेरी आमदनी अच्छी है, चलो एक मकान ले लिया जाए और इनिशियल स्टेज पे ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा और धीरे धीरे ईएमआई जाती रहेगी। फिर उनको समझ में आता है, सबको सलाह देते हैं भाई टर्न की वाला लेना, सीधे लो और सीधे एंटर करो अपने घर में। करेक्ट है। डिलीवरी का आप टेक्निकली यूएस मार्केट्स को देखें, वहाँ पे कैसा है कि आपको आज एक प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको पसंद आया है, तो आप क्या करोगे, $5,000 एस्क्रो में रखोगे कि ये फ्लैट आपका है। आप एस्क्रो में यानी क्या ना, वो बिल्डर के खाते में है ना, इसमें बिल्डर को खुद घर बनाना पड़ता है वहाँ पे अपने पैसों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से जो लोन्स है वहाँ पे चीपर है। मतलब हाउसिंग लोन ही वहाँ 3-4% पे मिल जाता है, तो बिजनेस लोन तो और रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। फिर जब पूरा मकान बन जाएगा, आप आके देखो, आपको पसंद आया, उसके बाद आपका वो 5,000 एस्क्रो से वहां ट्रांसफर होगा, बाकी पेमेंट आप ट्रांसफर करो, नहीं तो ये 5,000 भी रिफंड आ जाएगा। भारत में ये प्रैक्टिस नहीं है। भारत में ये प्रैक्टिस नहीं है। और अगेन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे इन टर्म्स ऑफ जो होम लोन्स है, इंटरेस्ट लोन्स है। आज डेवलपर मेरे शूज में जाके देखेंगे तो मैंने लैंड खरीदने में पैसे डाले, बहुत बड़ी अमाउंट डाली, फिर मैंने सारे गवर्नमेंट क्लियरेंसेस के लिए पैसे डाले हैं, उसके बाद मैंने सेल्स ऑफिस, मार्केटिंग, ये वो सब में पैसे डाले। अब मैं अगर बेच के कुछ पैसा लूंगा नहीं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। तो क्या ये अचीव हो सकता है? हो सकता है, फिर वो और एक्सपेंसिव होता जाएगा होम। संदीप साहब, आप एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डर हैं, रियल्टर हैं, और मैं ये चाहती थी कि आपके साइड से दुनिया कैसी दिखती है, बायर्स की जो शिकायतें वो कितनी जेन्युइन हैं, कितनी मिसप्लेस्ड हैं, कहाँ कहाँ उनसे कोताही हो गई और इग्नोरेंस में वो चले गए। मैं ये चाहती थी कि आपकी तरफ से मुझे ये पता चले, जो चीज़ें आपने बताई उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है कि एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का, सेल्स का जो एक बीच में कंपोनेंट है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमारे यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो सारी बातें अपने जो इंटरेस्ट को भी हर्ट कर सकती वो भी आपने हमें बताई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये ईमानदारी बनी रहे आपके काम में भी और आपकी बातचीत में भी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।